समाजवादी तथा साम्यवादी व्यवस्थाओं का आदर्श इनकी परिभाषाओं में निहित है। समाजवाद का आदर्श व्यक्ति को उसके कार्य के गुण तथा परिणाम के अनुसार वेतन देना है। यह उस समाजवाद की परिभाषा ही है। साम्यवादी आदर्श व्यक्ति से उसके सामर्थ्य के अनुसार लो तथा उसको उसके आवश्यकता के अनुसार दो। ये दो आदर्श मार्क्सवाद के नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन को बनाते हैं। मार्क्सवाद का नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन क्या है, यह हम इन्हीं परिभाषाओं में पाते हैं। इसी नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन की तुलना अगर ट्रांजैक्शनल एनालिसिस तथा कांट के 3 नीतिशास्त्रीय मान्यताओं के पुनर्व्याख्या से हम करेंगे तथा तदनुसार मार्क्सवादी आदर्शों और नीतिशास्त्र का निगलन करेंगे तो हमारी सिद्धांत की व्यापकता अपने आप बढ़ जाएगी। जहाँ तक मार्क्सवाद के एम्पायरिकल ओरिएंटेशन का प्रश्न है, जैसा कि हर मान्य सिद्धांत के साथ होता है, ये सामाजिक सत्य के एक पक्ष को दिखाता है। तदनुसार इस सिद्धांत के गुण तथा दोष दोनों हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत के एम्पायरिकल ओरिएंटेशन का उसके आलोचनाओं समेत संक्षिप्त वर्णन में मार्क्सवादी सिद्धांत की 3 मुख्य धारणा, एक भौतिकवाद, दूसरा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और तीसरा वर्ग संघर्ष की धारणा। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार पदार्थ ही एकमात्र सत्य है। प्रत्येक भौतिक पदार्थ में विरोधाभासी गुण विद्यमान रहते हैं। इसी कारण पदार्थ गतिशील है। गुणों के परिवर्तन परिमाण के साथ साथ अचानक आती है। विकास 3 चरणों में से होकर होता है, जैसे एक पौधे के उदाहरण से समझा जा सकता है। इस उदाहरण में बीजवाद, पौधा प्रतिवाद और फल संवाद के रूप में है। ये प्रक्रिया प्रकृति और मानव समाज में समान रूप से कार्यरत है। इतिहास की कुछ निश्चित स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें से प्रथम स्तर प्रागैतिहासिक साम्यवाद का था, जिससे कि मनुष्य पशु के समान अपने वातावरण से अंतःक्रिया करता था। इसके बाद द्वितीय युग या स्तर आया। इस युग में मालिक और दास वाद और विवाद के रूप में थे। तीसरा युग सामंत और अर्धदास का था। उसके बाद औद्योगिक क्रांति हुई और अंतर संघर्ष पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच हो गया। इसके बाद वर्ग चेतना जाग उठी, जिसके कारण कुछ साम्यवादी देश अस्तित्व में आए। आगे परिवर्तन क्रांति से होगा, इसे पूंजीवादी देश जिसमें पूंजीवादी देशवाद, समाजवादी पूंजीवादी देशवाद, समाजवादी देश प्रतिवाद होगा और फिर वर्गहीन और वर्णहीन समाज अस्तित्व में आएगी, जो साम्यवादी व्यवस्था होगी। राज्य संस्था का अंत हो जाएगा। जहाँ तक समाजवाद और साम्यवाद द्वारा निर्धारित मूल्यों का प्रश्न है, वह निश्चय ही महान है। गलती तो इसके एम्पायरिकल ओरिएंटेशन के साथ है। इस ओरिएंटेशन की आलोचना निम्न है। प्रथम, पदार्थ गतिशील और चेतन नहीं हो सकता। चेतना जड़त्व से नहीं निकल सकती। यदि शरीर आत्मा का बाहर का पक्ष है, तो आत्मा व्यक्तित्व का आंतरिक पक्ष है। यहाँ पर आत्मा शब्द का प्रयोग ऐसे किसी तत्व विशेष के लिए नहीं किया गया है जिसे कि हम अंग्रेजी भाषा में सोल कहते हैं। आत्मा शब्द से हमारा अभिप्राय उन समस्त मनोशारीरिक या विशेषकर मानसिक प्रणालियों से है, जो कि उसके प्रत्येक व्यक्त या अव्यक्त व्यवहार को निर्धारित करता है, परंतु बाहर से एकदम दृष्टिगोचर नहीं होता। मनुष्य भौतिक पदार्थों को संचालित करते हैं, न कि उनसे खुद संचालित होते हैं। द्वितीय द्वंद्व की प्रक्रिया बहुत अस्पष्ट है। केवल मात्र आर्थिक वर्ग इतिहास की निर्धारण नहीं करते। मार्क्स का ऐतिहासिक निर्धारणवाद निराशा को जन्म देता है। मार्क्स संयोग तत्व की अवहेलना करता है और हमें यह नहीं बताता कि आर्थिक कारण किन कारणों से निर्धारित होते हैं। मार्क्स के ऐतिहासिक व्याख्या का कोई शाश्वत तथ्यात्मक आधार हमें नहीं प्राप्त होता। हम पीछे के कुछ पृष्ठों में देख चुके हैं कि मेटाफिजिको एम्पायरिकल भाग में हमारा अभिप्राय किसी सिद्धांत की केवल
वैज्ञानिक और तथ्यात्मक भाग से ही नहीं है, अपितु उसके दर्शन शास्त्रीय भाग से भी है, जो हमें ये बताता है कि क्या है या किस चीज़ का अस्तित्व है। क्या है का प्रश्न विज्ञान और दर्शन शास्त्र दोनों ही विवेचित करते हैं। तदनुसार कांट की फिलॉसफी सबसे पहले क्या है की विवेचना करता है तथा उसके आधार पर क्या होने चाहिए का निगमन करती है। अब हम कांट के नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन के साथ साम्यवाद तथा ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन से तुलना करके एक ऐसी विस्तृत नीति दर्शन का निर्माण करेंगे जो कि यथार्थवादी, भौतिकवादी, बुद्धिवादी, तार्किक भाववादी, रोमांटिकवादी, आदर्शवादी और फलवादी सभी दार्शनिक संप्रदायों को स्वीकृत हो। ऐसा करना इसलिए संभव है क्योंकि मूलभूत मानवीय मूल्य सब कहीं एक है, अंतर तो केवल इनके एम्पायरिकल ओरिएंटेशन तथा मूल्य को क्रियान्वित करने के साधनों के बारे में है। कांट ये मानता था कि हमारे चारों ओर एक दृश्यमान जगत है जो कि दृष्टिगोचर दिक् काल में समाहित हुआ हमें दिखाई पड़ता है। उसके पर एक अदृश्य पराजगत है जो कि दिक् काल से अतीत है। दिक् और काल का अर्थात अपराजगत की प्रत्येक घटना वस्तुविगत कार्य कारण संबंध से नियंत्रित होता हुआ दिखाई पड़ता है। व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक केवल उस समय व्यवहार करता है, अर्थात उसका व्यवहार अपराजगत के कार्य कारण संबंध के पूर्व निर्धारणवाद केवल उस समय स्वतंत्र होता है जब मनुष्य निरपेक्ष नैतिक आदेश के अनुसार कार्य करता है। यह निरपेक्ष नैतिक आदेश मनुष्य को पराजगत से सीधा संपर्क स्थापित करने पर मिलता है। पराजगत और कुछ नहीं केवल जीवात्माओं का समुच्चय है। दार्शनिकों के द्वारा किए गए कांट के अध्यात्म शास्त्र के अनेक त्रुटियों की विवेचना करना अप्रासंगिक होगा। पाठकों को यहाँ सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए कि कांट का अध्यात्म शास्त्र भी कोई अंतिम सत्य नहीं है। जहाँ तक पराजगत और अपराजगत के अर्थ का प्रश्न है वह ये कि ये उपनिषदों से लिया गया है। पराजगत उसे कहते हैं जो दिक् काल से परा है या बाहर है, और अपराजगत उसे कहते हैं जो दिक् काल के अंदर में है। इस छोटी सी बात को समझ लेने से उपरोक्त अवधारणाएं आसानी से समझ में आ जाती है। निरपेक्ष नैतिक आदेश अपने में एक अमूर्त नैतिक आदेश है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। कांट इस संबंध में 3 नीति शास्त्रीय मान्यताओं को देते हैं। प्रथम, इस प्रकार से कार्य करो जो कि समस्त विश्व के लिए एक सामान्य नियम बन सके। द्वितीय, मानवता को अपने शरीर में या और किसी के शरीर में साधन के रूप में प्रयोग न करो, अपितु हमेशा एक साध्य के रूप में करो। तृतीय, इस प्रकार के से कार्य करो मानो तुम साध्यों के समाज के एक सदस्य हो। यहाँ ये बात ध्यान रखना है कि कांट ने स्वयं इन नैतिक मान्यों की जो व्याख्या प्रस्तुत की है उससे हमारी व्याख्या कुछ शर्तों में भिन्न है। हम विचारधारा में उत्पादन के रिश्तों तथा स्वामित्व के संबंध संपत्तियों के स्वामित्व से मनुष्य को स्वयं एक साध्य के रूप में प्रयोग करने को भी विचार में ले रहे हैं। इन मान्यताओं को वैज्ञानिक परोपकारवादी विचारधारा आर्थिक क्षेत्र में भी चरितार्थ मानकर इनको और अधिक बना देती है और एक ऐसे विचारधारा की भूमिका प्रदान करती है जिससे भौतिकवाद के साथ साथ आदर्शवाद का भी समर्थन प्राप्त हो, क्योंकि कांट को आदर्शवादी दार्शनिक माना जाता है।